वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन। सो हम फरवरी 2023 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी की खबरें जो है वो कवर कर ली थी। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिक न्यूज़ जो है लास्ट मंथ की उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। फर्स्ट आर्टिकल देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। देखिए स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस का परीक्षण किया गया है। तो ये भारोस क्या है, इसको भारत क्यूआर या फिर ब्रह्मोस मत पढ़ लीजिएगा आप, ये है भारोस। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस है, इसको डेवलप किया गया है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए जो उसमें आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस सिस्टम को गूगल के एंड्रॉयड यूज़र्स और एप्पल के जो iOS यूज़र्स हैं वो दोनों ही इसको यूज़ कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वदेशी है यानी कि इंडिजिनस है। तो ये भारोस क्या है, स्वदेशी या इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। और बनाया किसने है, तो किसी IIT ने ही बनाया होगा। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा कि इसको IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये 3 फैक्ट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं, भारोस के बारे में, IIT मद्रास के बारे में, क्योंकि दोनों पे नाम देकर के क्वेश्चन पूछ लेंगे। और तीसरा है कि भारत का पहला ये स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा इसमें और कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए कि कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्रूज का परीक्षण परिचालन हेतु उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ है अभी हाल ही में। तो कम कार्बन उत्सर्जन यानी कि लेस कार्बन एमिशन के लिए एक क्रूज़ का परीक्षण किया गया है। अब देखिए लेस कार्बन एमिशन होगा तो यानी कि फ्यूल उसके अंदर इस प्रकार का होगा कि जो एमिशन ना करे। तो कौन सा फ्यूल इसमें यूज़ किया गया है, तो यहाँ देखिए मेथनॉल मिश्रित डीजल यानी कि MD15, मेथनॉल मिक्स्ड डीजल जो है वो इसमें यूज़ किया गया है। और इसको जो यूज़ किया है उस वेसल का नाम है SB गंगाधर। क्या नाम है उस वेसल का, SB गंगाधर है। और ये 50 सीटर है, 50 सीटर मोटर लॉन्च समुद्र है। और इसको जो है समुद्री जहाज़ के अंदर लॉन्च किया गया है। अब देखिए इसको लॉन्च किया है हमारे जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री है हरदीप पुरी ने। इनको 24 जनवरी को इसको लॉन्च किया है। और किया इसको कहाँ पर है, तो गुवाहाटी में किया है। अभी देखिए यह जहाज़ जो है रस्टन निर्मित 2 डीजलों प्रत्येक इंजन 105 अश्व शक्ति वाला से लैस है। जहाज MD15 15% मेथनॉल मिश्रित HSD से चलता है। तो ये MD15 हमने पढ़ा था अभी पीछे। इसका मतलब 15 का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें 50 इसका जो फ्यूल है उसमें 15% मेथनॉल है। ठीक है, फिर देखिए मेथनॉल के बारे में आप जानते हैं कि ये कम जो है उत्सर्जन करता है, कार्बन का एमिशन बहुत कम करता है, हाइड्रोजन ईंधन है। और जिसे हाई ऐश कोल, पराली, ताप बिजली संयंत्रों से निकलने वाले CO2 तथा प्राकृतिक गैस से तैयार किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है। अब देखिए कि अभी G20 की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, आप जानते हैं। तो G20 के तहत ही एक और मीटिंग ली गई थी जिसका नाम था इंडिया एनर्जी वीक। क्या नाम था इसका, इंडिया एनर्जी वीक। तो ये G20 के तहत ही एक इवेंट था जिसको कि लॉन्च किया गया था। तो इस इवेंट के अंदर ही इस अंतर्देशीय जल जो पोत हमने ऊपर पढ़ा है, इनलैंड वाटर वेसल SB गंगाधर, जिसमें कि कम कार्बन उत्सर्जन होगा, इसको उसी के तहत जो है वो लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देखिए भारत ऊर्जा सप्ताह, तो भारत ऊर्जा को बचाने के लिए क्या कर रहा है, तो यहाँ पर इसका उद्घाटन करके हमने साबित कर दिया कि हम ऊर्जा को बचाने के लिए MD15 मिश्रित जो है हमारे क्रूज़ का परीक्षण हमने किया है। आपको अगर याद हो तो भारत का एक संकल्प है कि 2070 तक हम जो है COP26 में भारत ने कहा था ना कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, उत्सर्जन में बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, उत्सर्जन में बिल्कुल जो है वो कमी कर देंगे। तो ये आपको पंचामृत जो लक्ष्य थे भारत के, उसमें भारत ने इसको कहा था। तो उसी के तहत भारत ने अपना एक कदम बढ़ाया है और SB गंगाधर नाम का जो वेसल है, जो कि इनलैंड वेसल है, अंतर्देशीय जलपोत है, इसको लॉन्च किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है MV गंगा विलास को लेकर के। तो MV गंगा विलास क्या है, तो ये एक रिवर क्रूज़ है, रिवर में यानी कि जो नदी में चलेगा। तो और नाम में है गंगा, तो ये गंगा नदी के अंदर जो है इसको चलाया जाएगा। और ये एक लग्जरी क्रूज़ है, इसके अंदर आप जो है इसके प्राइसेस अलग अलग हैं, आप देखेंगे इसको तो एक लग्जरी है, बेड्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। ये किसके लिए होगा, अब ऐसी महंगी चीज़ें किसके लिए है, तो टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए है। ठीक है, तो अपन तो फ़ोटो देख लेंगे इसकी और ये जो है MV गंगा विलास को कहाँ पर लॉन्च किया गया है, वाराणसी के अंदर लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लॉन्च किया था। और ये रिवर क्रूज़ टूरिज़्म जो है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रहेगा। और अब इसकी यात्रा देख लेते हैं कि ये कहाँ से अभी इसका जो परीक्षण हो रहा है ये कहाँ राउंड निकाल करके पूरा आएगा। देखिए 51 डेज़ तक ये
3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा और भारत और बांग्लादेश में जो 27 नदियां हैं उनको पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक ये पहुंचेगा। तो इसका डेस्टिनेशन है असम का डिब्रूगढ़, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये कितना लग्जरी है, इसमें लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट हैं, तो 18 स्वीट रूम्स है इसके अंदर। और इसकी पहली यात्रा में स्विट्ज़रलैंड के 32 पर्यटक पूरी यात्रा के लिए वो है जा रहे हैं, तो ये इसके बारे में है। तो MV गंगा विलास आपको समझ में आ गया होगा, और जो हमने अभी SB गंगाधर यहाँ पर पढ़ा था ये समझ में आ गया होगा। इंडिया एनर्जी वीक जो है कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया इसका उद्घाटन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर कि भारत द्वारा बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति की जाएगी। अब देखिए हमारा जो है बांग्लादेश के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके के तहत एक इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बिछाई गई थी, तो इसको जो है बिछाया गया था और इसी से डीजल की आपूर्ति भारत से बांग्लादेश को की जाएगी। तो अब अगर आप देखें तो ये पूरी जो पाइपलाइन है ये 131 किलोमीटर लंबी है और इसमें 126 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो बांग्लादेश में है और 5 किलोमीटर जो है ये भारत में है। तो भारत का जो हमारा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है वहाँ जो सिलीगुड़ी में है, वहाँ के टर्मिनल से बांग्लादेश के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPC के पार्वतीपुर डिपो तक इस डीजल को पहुँचाया जाएगा। तो इसके अंदर हालांकि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है नहीं, क्वेश्चन ये हो सकता है बने कि अभी हाल ही में भारत ने किसको आपूर्ति करने का किया है, तो ये बांग्लादेश के साथ में डीजल आपूर्ति की बात हुई है। अब चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में लिखता है कि 10 जो देश हैं हमारे जहाँ पे अप्रवासी भारतीय रहते हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है हमारा जो रहता है, उनको धन हस्तांतरण यानी कि मनी जो ट्रांसफ़र है उसके लिए UPI आयोग को मंजूरी दी गई है। UPI जो पेमेंट्स हम करते हैं तो उसके लिए 10 देशों को अनुमति दी गई है कि वहाँ पर रहने वाले जो भारतीय हैं वो UPI के थ्रू हमारे इंडिया के अंदर जो लोग हैं अपने जो परिचित हैं उनको पैसा भेज सकते हैं। तो अब देखिए 10 देश कौन कौन से हैं आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो हमने पढ़ा भी था कि वहाँ पंजाबी लैंग्वेज को स्कूल के अंदर करिकुलम में शामिल किया जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन। तो यहाँ पर इन 10 देशों के अंदर ये जो UPI वाला सिस्टम है इसको लॉन्च करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI जो है हमारा, NPCI बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके बारे में आप याद कीजिएगा चीज़ों को। तो NPCI ने 10 देशों के अप्रवासियों को NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल या नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी NRO खातों से UPI का उपयोग करके धन के हस्तांतरण, डिजिटल रूप से जो धन का हस्तांतरण होता है उसकी अनुमति दे दी है। तो ये अनुमति उन्होंने दी है और इसके तहत जो NRI और NRO खातों वाले जो अप्रवासी हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके धन हस्तांतरण की अनुमति इनको दी जाएगी। ठीक है, तो अपने जो इंटरनेशनल नंबर है उससे ये पैसा जो है वो इंडिया में भेज सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है, तो भारतीय रेलवे चलाएगी हेरिटेज रूट्स पर हाइड्रोजन ट्रेन्स। तो अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइड्रोजन ट्रेन क्योंकि चलाई जाएगी, तो हाइड्रोजन आप जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी के लिए, हरित ऊर्जा के लिए इसका संबंध है। तो इससे आपको पता ही है अभी हमारे यहाँ G20 की बैठक है और हमने पंचामृत जो हमारे टारगेट्स है उसको हमको पूरा करना है। तो उसी के लिए जो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज यानी कि हेरिटेज के जो हमारे स्थल हैं वहाँ पर इन ट्रेन्स को जो है हाइड्रोजन जो ईंधन वाली जो ट्रेन है उनको चलाया जाएगा। और इनके जो ट्रैक हैं वो भी दे रखा है यहाँ पर कि कौन कौन से रेलवे जो 8 विरासत रूट हैं उनको चयनित किया गया है, जैसे कि मध्य रेलवे का माथेरान हिल स्टेशन, कालका शिमला रेलवे और कांगड़ा घाटी रेलवे, पश्चिम रेलवे का बिलमोरा बगई रूट और महू पाताल पानी रूट, दक्षिण रेलवे का नीलगिरी और उत्तर पश्चिम रेलवे का मारवाड़ देवगढ़ मदरिया रूट। इनको जो है ये 8 रूट्स जो है उन्होंने सेलेक्ट किए हैं और उद्देश्य वही है कि जो है जो अपना क्या कहते हैं जो हरित जो उद्देश्य है कि भाई ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर के आएंगे उसी को डेवलप करना है फर्दर। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, वर्ष 2022 में गुजरात और राजस्थान रहे शीर्ष निवेश स्थल। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है उसके आंकड़े हैं और उसके आंकड़ों ने ये कहा है, तो ये जो CMIE है इसके आंकड़ों के अनुसार गुजरात में सबसे ज़्यादा पूरे देश के अंदर अगर हम निवेश की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा चाहे घरेलू हो चाहे विदेशी हो, दोनों प्रकार के निवेश आकर्षित करने में गुजरात फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। सेकंड नंबर अगर हम बात करें तो 2.37 ट्रिलियन के निवेश को आकर्षित करने वाला जो है राजस्थान दूसरे पोजीशन पे रहा है। इसके अलावा इसमें कोई भी काम की बात है नहीं। तो CMIE के आंकड़े हैं कि भाई सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ पर हुआ है, गुजरात में। सेकंड नंबर किसका आता है, राजस्थान का। बस इतनी बात आपको ध्यान
रखनी है। फिर देखिए वर्ल्ड बैंक ने जारी की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको इसको सर्किल किया है वैसे आप भी इसको अंडरलाइन करेंगे और आप देखेंगे कि कौन सी रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुमान तो दूसरी बात है कि हमें याद हो ना हो कि भाई कितनी क्या क्या आंकड़े वो देते हैं, लेकिन आपको रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जो है वो लॉन्च की जाती है, कौन सी संस्था लॉन्च करती है। स्पेशली अगर कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है, जैसे IMF की रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती है, WHO की कोई रिपोर्ट है, तो ये आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब चलते हैं इस रिपोर्ट के अंदर ऐसी कोई विशेष बात हो तो हम देख लेंगे। अब इसके जो आंकड़े हैं उसमें कुछ तो वैश्विक आंकड़े हैं, तो मैं बता देती हूँ कि इन्होंने कहा है कि जो भी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं या डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर विकास दर 2022 में 2.5% से धीमी होकर 0.5% हो जाएगी। तो यानी कि विकास दर धीमी होगी। और उसके अलावा ये बोलते हैं कि भाई जो चाइना है उसमें 4.3% जो है अनुमानित विकास दर है। यहाँ पर देखिए आप चाइना के अंदर, और जो पिछले पूर्वानुमानों से 0.9% जो कम रहेगी। भारत के संदर्भ में अगर बात करें, यही इंपॉर्टेंट बात है कि रिपोर्ट में कहा है कि विश्व की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं या विकासशील देशों में भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। और 2023-24 में 6.6, यहाँ पर जो आपको दिख नहीं रहा है ये 6.6% है, 6.6% तक की हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ने की आशा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भाई वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें 6.6% हमारी जो है विकास दर की बात की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र उड़ीसा के अंदर बनाया गया है। अब देखिए ये जो कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र है इसको सबसे पहली चीज़ तो उड़ीसा में बनाया जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र है। उर्वरक यानी क्या होता है, फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र बनाने वाला यहाँ संयंत्र है और इसको कहाँ बनाया जाएगा, तलचर उड़ीसा के अंदर बनाया जाएगा। तो ये सबसे पहला फैक्ट तो यही आप ध्यान रखिएगा। और इसमें किन किन कंपनीज़ का पार्टिसिपेशन है, तो आप देखिए गेल इंडिया यानी कि गेल इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित कंपनी तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। यानी तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड जो उड़ीसा की कंपनी है उसमें इन सारी कंपनियों का जो है वो हिस्सेदारी है, भागीदारी है। इन सबसे मिलकर के जो है ये पहला कोयला गैसीकरण आधारित जो उर्वरक संयंत्र है यानी कि फर्टिलाइज़र के लिए जो बनाया गया संयंत्र है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा के तलचर में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, तो यूरिया है, घरेलू यूरिया उत्पादन में बड़ी वृद्धि के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश में 5 नए उर्वरक संयंत्रों को शुरू किया जा रहा है। इनमें से 4 यूरिया संयंत्र शुरू हो चुके हैं। तो 5 यूरिया संयंत्र बनाए जाएंगे और 4 ऑलरेडी स्टार्टेड हैं इसमें, और तलचर वाला आपको अभी इसमें जो है आपने पढ़ ही लिया है। अब चलते हैं जो हमारे वन लाइनर फैक्ट्स हैं उनके ऊपर, देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए वन लाइनर फैक्ट्स में सबसे पहला है कि 660 मेगावाट की जो क्षमता है उसमें नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना जो कि झारखंड में है, इसको अभी स्थापित किया है किसने, एनटीपीसी ने। अब एनटीपीसी ने इसको स्थापित करने के बाद में इसकी जो कुल क्षमता है वो अब कितनी हो गई है, तो एनटीपीसी की कुल क्षमता 71,000 से भी ज़्यादा 71,000 मेगावाट से भी ज़्यादा हो गई है। तो अपने आप में एक उपलब्धि है, इसलिए यहाँ मैंशनड है। सेकेंड देखिए दीनदयाल पोर्ट जो है वो कहाँ पर है, जिसमें कि अभी जो असम के जो केंद्रीय मंत्री है, असम के कह रही हूँ, जो केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने 270 करोड़ की परियोजनाओं को वहाँ पर उद्घाटन किया है। तो दीनदयाल पोर्ट कहाँ पर बनाया गया है, कांडला गुजरात में। तीसरा देखिए जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में एक गुजरात संपर्क क्रांति ट्रेन का नाम चेंज किया है और उसका नाम जो है उन्होंने क्या रखा है, तो उसका नाम रखा है अक्षरधाम एक्सप्रेस। फिर देखिए कि भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब ये मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा। तो एक जो ऑनलाइन गेमिंग्स होता है, आपको पता है गेमिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, न्यूज़ में क्या कहें बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है, गेमिंग ऐप्स भी बहुत सारे आ रहे हैं और सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स भी है गेमिंग को लेकर के, ऑनलाइन गेमिंग को लेके, तो उसका एक हब स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ बनेगा, इसको शिलोंग में बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्टार लगा लेना है।
फिर देखिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत एक स्थापित किस स्कूल का उद्घाटन अभी किया है। तो स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए निकेई एशिया की एक रिपोर्ट है, इन्होंने कहा है कि भारत जो है 2022 में गाड़ियों की जो बिक्री है उसमें जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के ऑटो बाजार में कौन से स्थान पर आ जाएगा। तो ये जो है तीसरे स्थान पर अभी आ गया है। चाइना फर्स्ट पे है, सेकंड पे अमेरिका है और तीसरा जो गाड़ियों के मामले में है वो भारत है। अब देखिए कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने दक्षिण एशिया का ऐसा कौन सा देश है जिसकी विकास दर को कहा है कि भाई ये जो है बहुत पीछे जाने वाली है, कम होने वाली है। तो पाकिस्तान जो है उसके लिए उन्होंने ऐसा कहा है। किस उद्योग समूह ने खनन क्षेत्र से जुड़े, खनन आप जानते हैं माइनिंग सेक्टर से जुड़े हुए परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रकों को वर्ष 2030 के अंत तक तैयार करने के लिए अशोक लीलैंड और बलार्ड पावर के साथ में समझौता किया है। तो ये जो है आपका अडानी समूह है जिसने कि कहा है कि भाई अब हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक हम यूज़ करेंगे ताकि खनन से जुड़े हुए जो भी लॉजिस्टिक का खर्चा है उसको हम कम कर सकें। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट को 5 से 6% तक कम करने में सक्षम सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा विकसित किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल की शुरुआत की है। तो इसका नाम है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल, ये ध्यान रखिएगा। जो वेटिंग होती है उसको कम करने के लिए आइडियल ट्रेन प्रोफाइल नाम का एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है ताइवान में पारित किए गए नए नियम स्थानीय चिप फर्मों को अपने वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय का कितना प्रतिशत टैक्स क्रेडिट में बदलने की अनुमति देता है। तो 25% जो है टैक्स क्रेडिट में बदलने की अनुमति देता है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ताइवान की ये न्यूज़ है। फिर चलिए भारत की बात करते हैं। तो भारत में निजी क्षेत्र के किस बैंक ने अपने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के अगले चरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साझेदारी की है। किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो ये बैंक है HDFC बैंक। नेक्स्ट देखिए कौन सा फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कौन सा फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसको RBI ने एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो ऑनलाइन जो है पेमेंट के लिए किसको मंजूरी दी गई है? भारत पे को मंजूरी दी गई है। फिर देखिए नेक्स्ट है जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने विश्व आर्थिक मंच से दी गई जानकारी के अनुसार भारत का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन कितना रहा जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के संयुक्त डिजिटल पेमेंट से भी ज़्यादा है। तो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी जिसमें कहा है कि $1.5 ट्रिलियन का डिजिटल पेमेंट अकेले भारत कर रहा है, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों का मिला करके भी नहीं है। फिर देखिए कि IMF की एक रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है विश्व आउटलुक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट या ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसमें भारत के लिए अपने वित्त वर्ष 2023 के विकास का पूर्वानुमान को जुलाई 2022 के 7.4 से घटाकर कितना कर दिया। तो हमारे विकास का अनुमान इसने कम किया है, 6.8% किया है इस रिपोर्ट ने। फिर देखिए कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ONGC के किस प्रतिष्ठित ड्रिलिंग रिंग को मोबाइल ऑफशोर प्रोडक्शन यूनिट के रूप में जो है अभी लॉन्च किया है, समर्पित किया है। तो उसका नाम है सागर सम्राट को। फिर देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनकी पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से राजस्थान में पहली बार किसानों को नवीनतम तकनीक से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 24 से 25 जनवरी को कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन कहाँ किया गया? तो आप जानते हैं कि जो ओम बिरला है वो कहाँ से है? कोटा से है। तो कोटा के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लैटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, इंपॉर्टेंट है। तो ये विशाखापट्टनम का जो रेलवे स्टेशन है, विजाक रेलवे स्टेशन, उसको ये हरित रेलवे का जो है प्रमाण पत्र दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को कौन सा वर्ष डिक्लेयर किया है इसको? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष इसको डिक्लेयर किया गया है। और आप जानते हैं कि हमारे अभी बजट में श्री योजना जो है उसको भी लॉन्च किया गया था, जिसमें कि जो मोटे अनाज है उसको हम प्रेरित करेंगे खाने के लिए, उसको लेकर के आएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा आर्थिक परिदृश्य कंप्लीट हो गया है, प्रादेशिक हम कर ही चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान वाला, फिर खेल परिदृश्य और फिर अद्यतन सामान्य ज्ञान। तब जाके आपकी पूरी मैगजीन एक बार के लिए कवर हो जाएगी। तो आप मैगजीन को बार बार रिवाइज करते रहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को टिक कीजिए। और मेरी, क्योंकि आपको पता है कि पूरी चीज़ मुझे पढ़ानी पड़ती है, नहीं तो कई लोग बोलते हैं ये नहीं पढ़ाया, वो छोड़ दिया। तो मैं एक बार के लिए पूरी चीज़ आपको बताती हूँ, और फिर आप जब सेकेंड राउंड इसका लें तो जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है, जो एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, उसको आप कट करिए ताकि आपका रिविजन और ज़्यादा
ज़्यादा ईजी हो सके। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।